हेलो बेटा, आज हम हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल नंबर 7 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल पढ़ा था सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। हेयर रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, मतलब जो पैसे हम लोग दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए, वो ये कह रहा है कि यार एटलीस्ट एक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी तो होनी चाहिए कि वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए। इतनी सैलरी तो एटलीस्ट होनी चाहिए उसकी। तो वो कह रहा है कि यार जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। अब वो अच्छी कितनी भी हो सकती है, सपोज 15,000 है, 20,000 है, जैसे कि मिनिमम लॉज गवर्नमेंट अप्लाई करती है, मिनिमम सैलरी लॉज लगाती है। तो वो मिनिमम सैलरी कुछ भी हो सकती है भाई, एटलीस्ट इतनी सैलरी एक एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से मेंटेन कर पाए। मतलब जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जो बेसिक नीड है एम्प्लॉयज़ की, जिसमें हम लोग बोलें कि भाई उसको जो है वही रोटी कपड़ा मकान, बस दो और जुड़ जाती हैं। अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड भी होना चाहिए, क्लॉथिंग भी होनी चाहिए, मतलब क्लॉथ्स भी उनके पास होनी चाहिए, एज वेल एज शेल्टर भी होना चाहिए। फिर उसके पास ये तीन तो हैं ही, रोटी कपड़ा मकान। इसके अलावा उसके पास एजुकेशन, अपने बच्चों को अच्छे से दे पाए, और हेल्थ। तो मतलब एक इंसान को इतनी सैलरी दो कि वो अपनी ये 5 बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। अगर वो इन 5 बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहा है, इसका मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ठीक है, अच्छा है। तो इस रेंज की सैलरी एटलीस्ट उसे मिले। अच्छा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, बाद में फिर से रिपीट करूंगा इसको। कई बारी बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि वो ये कहता है कि भाई मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक जैसा ही काम करते हैं। सपोज कीजिए कि दोनों मार्ग ये पेन बनाते हैं, तो दोनों का काम एक जैसा ही है। तो इस केस में एक एम्प्लॉय 10,000 सैलरी ले रहा है और एक एम्प्लॉय जो है वो 15,000 सैलरी ले रहा है। अब हो सकता है कि दोनों की मिनिमम नीड तो सेटिस्फाई हो रही हो इससे, लेकिन फिर भी यार काम एक जैसा कर रहे हैं तो सैलरी भी एक जैसी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि सैलरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड, इसका मतलब ये रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा है। तो ये नहीं है बेटा, इसको कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे वो एक नए प्रिंसिपल की बात कर रहा है, आगे डिटेल में बताऊंगा। इक्विटी की मतलब इक्वली ट्रीट किया जाए दो लेबरर्स को, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे, उसका भी आपको डिटेल मीनिंग बताऊंगा कि वो क्या कहता है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान सकते हो कि सैलरी रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब इक्वल सैलरी नहीं होता है। वो ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक ऐसी मिनिमम सैलरी उसे मिले जिससे कि वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर पाए। मतलब एक इंसान काम कर रहा है, उसे 2,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं, इसका मतलब उसकी सैलरी अच्छी नहीं है। एटलीस्ट उसे 15-20 हज़ार रुपये मिलने ही चाहिए जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार बुक में देख लेते हैं। ये है हमारा प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब उनको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए, विच शुड बी गिवन देम एटलीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब इतनी सैलरी हो कि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे अगर इसको हम फॉलो करते हैं? तो इससे एक तो इनक्रेजमेंट होती है और सेटिस्फेक्शन मिलता है एम्प्लॉयज़ को, और वो मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा मेहनत के साथ काम करते हैं, ज़्यादा लगन के साथ काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ डेडिकेटेड हो जाते हैं बिजनेस के लिए। उन्हें लगता है कि बस करना है हमें, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छा हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं और हमें एक अच्छी सैलरी मिल रही है, तो हमें और अच्छा कर रहा है ताकि कल को हमें बोनस भी मिल जाए। आगे कह रहा है डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट, मतलब कितने लेबर बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इज नोन एज लेबर टर्नओवर रेट। समझ लेना बेटा, ये वर्ड का मतलब क्या है। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ लेबर लीव देयर जॉब्स।
कितने लेबर अपना काम छोड़ देते हैं इज़ नोन एज लेबर टर्नओवर रेट। जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी अच्छी मिलेगी, जब उन्हें टाइम टू टाइम अच्छी सैलरी मिलेगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, तो वो जॉब को नहीं छोड़ेंगे। जॉब को छोड़ना बिजनेस के लिए हार्मफुल होता है। मतलब एक इंसान को आप सब कुछ सिखाते हो कि एक बिजनेस में आपको कैसे कैसे काम करना है, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, और वो सब कुछ सीखने के बाद आपके बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, तो आपको लॉस होता है, क्योंकि आपको फिर एक नए एम्प्लॉय को लाना पड़ेगा जो कि आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर उसे फिर से समझाओ। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है बिजनेस के लिए। तो बिजनेस कभी नहीं चाहता कि लेबर उसको छोड़ के जाए, और अगर वो ऐसा चाहता है कि ना छोड़ के जाएं तो फिर एक अच्छा रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी उन्हें दो। अगर ये अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, तो वही भाई डिसऑनेस्टी आएगी, लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा छोड़ के जाएंगे, और डिक्लाइन हो जाएगा उनके सेटिस्फेक्शन में, एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाएंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो ये सारा का सारा सिस्टम चलता रहता है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका फटाफट। ये हमारा एक एग्जांपल है। वो कह रहा है, फॉर एग्जांपल इफ़ in a particular year the organization has earned more profit than apart from giving extra profit to shareholder and owners। मतलब बिजनेस ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट को ओनर में बांट भी दिया, लेकिन उसके बाद भी बच गया। सम प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू एम्प्लॉइज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बोनस। तो वो कह रहा है यार, कुछ प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा कमाया है आपने वो एम्प्लॉयज़ में भी बांट दो एज अ बोनस, ताकि वो मोटिवेट हो जाए और उन्हें लगे कि अगर हम लोग और ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेस को देंगे तो हमें और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है बिजनेस में। कह रहा है दिस विल इंकरेज एंड मोटिवेट टू पुट मोर एफर्ट्स एंड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया आपको कि अगर ऐसा होगा, उन्हें सैलरी से अलग बोनस भी मिल जाएगा प्रॉफिट में से, तो वो मोटिवेट हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि यार अगले साल अगर हम बिज़नेस को और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देंगे तो हमें बोनस और ज़्यादा मिलेगा। तो बिज़नेस का भी बेनिफिट है, एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट है, यही हमें चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेमुनरेशन ऑफ पर्सनस में क्या क्या हमारे सामने आता है। पहला कह रहा है पे फेयर एंड एडुकेट वेजेस एंड सैलरी। मतलब उन्हें अच्छी पर्याप्त वेजेस एंड सैलरी मिले जो कि अच्छे से उनका मेंटेन कर पाए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। विद इंक्रीज इन प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है ठीक है तो फिर इंक्रीज होना चाहिए एम्प्लॉयज़ सैलरी एंड वेजेस। मतलब प्रॉफिट बढ़ा तो सैलरी और वेजेस भी एम्प्लॉयज़ की बढ़ाओ। शेयरिंग ऑफ गेन विद एम्प्लॉयज़, जितना प्रॉफिट ज़्यादा है उसको एम्प्लॉयज़ का साथ शेयर भी करो थोड़ा सा, ये नहीं कि सारा ओनर में ही बांट लो। मैच विद साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट अ डिस्कॉर्ड। आगे बताऊंगा ये क्या है डिटेल में, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है एक। अभी के लिए इसको यहाँ छोड़ सकते हो आप। पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ आवर फर्म। बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी चाहिए। जैसे कि स्कूल वाइज आप लोग देख सकते हो बेटा, जो स्कूल छोटे हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी देते हैं, काम वही है, पढ़ाना वही है। और जो स्कूल बड़े हैं जिनमें ज़्यादा बच्चे हैं तो वो सैलरी भी अच्छी देते हैं अपने टीचर्स को। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी कितनी सैलरी होगी, इस डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ आवर फर्म्स। एंड एम्प्लॉयज़ आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर हैप्पीनेस। एम्प्लॉय काम करना सिर्फ खुशी के लिए नहीं करते, दे आर वर्किंग फॉर रेमुनरेशन। वो कमाई के लिए भी काम करते हैं। तो भाई कमाई अच्छी दोगे तो काम भी अच्छा करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।